बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसद्दुक गिलानी और आज आपके साथ एक ऐसे गेस्ट के साथ हम बात करने जा रहे हैं जिनसे हम देखेंगे कि इस वक्त जो यूएस, ईरान और इसराइल का एक तनाव चल रहा है, एक बाकायदा जंग, 40 दिन की जंग, और उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन है जो रोज किसी न किसी नए एक तसबजब में मुब्तला कर देती है हम सबको। उसकी वजह से जियोपॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली किस किस्म के असरात आ रहे हैं, और ये बड़ा जबरदस्त किस्म का इंसाइट होगा व्यूअर्स, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पर्दे के पीछे हैं और उस पर अक्सर बात नहीं होती। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त नईम सदीकी साहब, जो साबिक डायरेक्टर हैं इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज और बहुत ही सीनियर इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं। तो इनसे अभी बात करते हैं, और आपने बहुत मुख्तसर भी लॉग होगा, आपसे रिक्वेस्ट है अपने आखिर तक देखना है ताकि आप तक इनसाइट पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जय साहब। अच्छा नईम साहब, अभी जो है ये जो सिचुएशन वॉर की बनी हुई है यूएस ईरान के खास स्पेशली, और इसराइल ज़ाहिर है वो एक मुझे लगता है एक ओनली बेनिफिशियरी है सारी सिचुएशन का। लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आ रहा है वो दुनिया की इकोनॉमी पे आ रहा है, दुनिया की जियो पोलिटिकल जो एक सिचुएशन है उस पर आ रहा है, खासतौर पे हमारे रीजन के अंदर। तो मैं आपसे राइट अवे ये जानना चाहूंगा कि सबसे पहले ये बताएं कि 40 दिन की जंग और उसके बाद इस वक्त जो एक अनसर्टेनिटी है, यानी एक दिन प्रेसिडेंट ट्रंप एक बयान देते हैं, अगले दिन कुछ और कहते हैं, उससे अगले दिन कुछ और कहते हैं। और खास तौर पे जब पाकिस्तान इतनी जबरदस्त और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट कर रहा है यूएस और ईरान के बीच में मुज़ाकरात के हवाले से, उस मुज़ाकरात के दौरान इस तरह की जो बयानबाजी है उससे बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हुए हैं, और ईरान में मुज़ाकरात की मेज पे आने से अब डर रहा है। तो मुझे ये बताएं कि ये जो बयानात है प्रेसिडेंट ट्रंप के, इनके पीछे क्या है? ये अनसर्टेनिटी उनको सूट करती है या कुछ मोटिव्स हैं उनके पीछे? थैंक यू वेरी मच गिलानी साहब। देखिए, ये जो वॉर है बेसिकली मैं इसको ये कहता हूँ कि ये एक अनकॉल्ड इंसिडेंट है, हम्म। क्योंकि जिन चीज़ों पे अमेरिकन इस वक्त एम्फेसाइज कर रहे हैं, ईरान ने तो पहले ही कहा था कि हम ये काम कर नहीं रहे। और जबकि वो एनपीटी उन्होंने ऑलरेडी साइन किया हुआ है, तो उन्होंने तो शुरू से ही कहा हुआ था कि क्योंकि हम एनपीटी की सिग्नेटरी हैं तो हमारा कोई इरादा ही नहीं है कि हम कोई न्यूक्लियर वॉर हेड के लिए यूज करेंगे। तो वो तो पहले भी ये कहते हैं कि हम इसको सिविल और अपने जो मेडिकल के लिए हम ये टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं। हम्म। इसके बावजूद और दूसरा जो इशू था अपनाए हरमुज का, वो भी आप देखेंगे उसमें भी कोई था ही नहीं। डेट वाज नो इशू, जो कि अब सबसे बड़ा इशू बन गया। राइट। उसमें भी कभी ईरान ने नहीं कहा कि हमने इसके ऊपर कब्जा करना है या हमारा इसके ऊपर होल्ड है। तो देखा जाए तो ये अमेरिकन ने एक जबरदस्ती ईरान को एंगेज किया है इस वार में। इसराइल के कहने पे कह लें, या बेसिकली इसराइल का जो एक मंसूबा है ग्रेटर इसराइल बनाने का, या मुसलमानों को तंग करने का, या मुस्लिम कंट्री के साथ इस तरह कोलिजन करने का, वो वो मोटिव जो सामने नजर आता है। लेकिन आपने देखा होगा कि बीते दिनों आपने जॉन कैरी का बयान भी सुना होगा, जो एक्स फॉरेन सेक्रेटरी है अमेरिका के, कि इसराइल का नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर है। इसने जो जॉर्ज बुश को भी, उसने ओबामा को भी, उन्होंने बाकी जितने प्रेसिडेंट हैं उनको भी ये मंसूबा पेश किया था, जो कि उन्होंने सारा रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने राइट। इसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन जो करंट ट्रम्प साहब हैं, उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, और उन्होंने ही जस्ट एंगेज हिमसेल्फ इन द वॉर। अब ये हम्म। देखिए कि पिछले साल जून में इतनी हैवी बम्बार्डमेंट किया, सब कुछ हुआ, उन्होंने कहा जी हमने इनको तबाह कर दिया, इनके ड्यूब भी तबाह कर दिए, इनकी फैसिलिटी भी तबाह कर दिए, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह कर दिए। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा अभी जो वॉर शुरू करनी है, मैं समझता हूँ इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद जो मुझे नजर आ रहा है, इसराइल के कहने पे या इसराइल के साथ मिल के ये दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट डालना चाह रहे हैं, दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर एम्पावर होना चाह रहे हैं। और उसमें एक ही तीर से बहुत सारे शिकार करने की बात हो रही है। हम्म। ईरान जो है वो दुनिया का फिफ्थ लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और वो पहले भी उस पर 50 साल से सेंक्शन है। उन्होंने पहले भी जो है इन सेंक्शन में ही अपना वक्त गुजारा है, ना उन्होंने कहीं से एड ली है, ना उन्होंने कहीं से फंडिंग ली है। तो ये जो ट्रम्प साहब ने रोज एक नया बयान दे दिया कि आज मैं ये कर रहा हूँ, सर जो है सर, वो जो जो उन्होंने बम्बार्डमेंट करनी थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना था, जो कुछ करना था, ईरान देखिए ना ईरान के पास कोई फजाइया है, ना उनके पास कोई नेवी है, ना उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है।
तो उनके साथ आके लड़ाई करना जो है ना, वो बम्बार्डमेंट करना, वो उन्होंने बहुत कर ली। तकरीबन 120,000 फैसिलिटी को उन्होंने तबाह किया है। हम्म। इससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं? अब बिल्कुल सही। आगे जब आप देखते हैं अपनाए हरमन का जो एरिया देखते हैं, ये वो क्रिटिकल इस वक्त जो है पॉइंट बन गया है, जो पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी पे बुरी तरह इफेक्ट कर रहा है। तो बिल्कुल सही ये है। अच्छा, इस मुझे मैं वक्त इसी तरफ आपकी तरफ अगला सवाल यही रखना चाहता हूँ कि इस वक्त जो अभी तक ग्लोबल इकोनॉमी को डैमेज हो चुका है, ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही हैं और उसकी वजह से अभी तो $100 के आसपास ही मूव करती रहती हैं। तो ये जो अभी तक इम्पैक्ट आ चुका है, ये कितना बुरा इम्पैक्ट है, उससे किस किस्म के माशी जाविये पूरी दुनिया में और रीजन में और पाकिस्तान में इम्पैक्ट हुए हैं, उसके हवाले से थोड़ा ब्रीफ करें, और फिर मैं उससे बाद में आपके से जानना चाहूंगा कि ये इम्पैक्ट अगर जंग खत्म हो जाए तो फिर कितने अरसे तक ये रिकवरी हो सकती है, या ये कितना अरसा, यानी दिहाइयों तक ये जाएगा, या कि जल्दी रिकवरी हो सकती है इस हवाले से। सर, इसमें तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मिडिल ईस्ट की इंस्टेबिलिटी रीशेप्स ग्लोबल पावर बैलेंस हो गई है, कि दुनिया का ग्लोबल का जो इकोनॉमिक पावर बैलेंस है ना, वो शिफ्ट हो गया अब इस वक्त। हम्म। मिडिल ईस्ट इंस्टेबल हो गया इस वक्त। रिस्क टू स्टेट ऑफ हार्मोन जो है ना, वो 20% इंक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ से दुनिया की 20% ग्लोबल सप्लाई चेन यहाँ से होती है। तो हम्म। इसका जो रिस्क है वो बड़ा हाई हो गया है। ऑयल प्राइसेस जो है ना, वो दुनिया में कुछ जैसे भी आपने फरमाया, $100 के 10 में घूम रही हैं। राइट। सप्लाई चेन और शिपिंग कोस्टल जो है ना, वो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा दुनिया में इंक्रीज हो गई है, उसकी इंश्योरेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। और ग्लोबल मार्केट जो है ना इस वक्त बहुत वोलेटाइल और जो है ना अनसर्टन हो गई है। ये हम्म। तो जियो पोलिटिकल जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, वो इस वक्त आपको नजर आ रही है। और इस वजह से जब 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 भी इकोनॉमी का सर इम्पैक्ट आता है, तो वो कभी भी एक मुल्क में नहीं आता, वो ग्लोबली आता है। इस वक्त आप देखें, अगर स्टेट और हार्मोन्स को देखें, तो यहाँ से दुनिया का 33% फर्टिलाइजर जो है ना, वो यहाँ से गुजरता है। राइट। यहाँ से अमोनिया, ये खाली पेट्रोल की हम बात नहीं करें, इसके साथ एलपीजी की भी हम बात करें, अमोनिया की हम्म। बात करें, सल्फर की बात कर रहे हैं, और उसके अलावा दूसरी जो पेट्रोकेमिकल्स हैं उसकी हम बात करें। तो ये सारी चीजें इफेक्ट कर रही हैं दुनिया में इस वक्त। फर्टिलाइजर जो है वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो रही है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान और एशिया में जितना ये फर्टिलाइजर है, वो 33% यहाँ से आता है। तो राइट। ये इसके तो बड़े लॉन्ग टर्म और दूरदराज इसके इम्पैक्ट होंगे। अभी तो आपको इतना एहसास नहीं हो रहा कि यहाँ पे क्या इश्यू है, लेकिन आने वाले वक्त में आपको बहुत महसूस होगा कि वार तो अभी जारी है। और ये राइट। इकोनॉमिक, मैं पहले भी आपको एक बात बता दूं कि ये वार जो है मिलिटरीली वॉर से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक वॉर है। और हम्म। इसके पीछे जो कुछ बातें ऐसी हैं, जो आपने जैसे पहले अपने बयानी में जिक्र किया, कि जो बिटवीन द लाइन्स है, वो हम्म। बिटवीन द लाइन्स ये देखना है कि इस वक्त दुनिया का इकोनॉमिक ग्लोब के ऊपर कौन से कंट्रीज जो हैं वो ऊपर के सामने आई हैं, ये उनका कितना वेट है। अगर आप इस वक्त चाइना को देखें, तो $3.5 ट्रिलियन की उनकी एक्सपोर्ट है। उनका राइट। $10 ट्रिलियन का सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस है। वो इतनी बड़ी पावर है कि वो अब अमेरिका फील करता है कि हमारे मुकाबले में अगर हमें कोई इकोनॉमिक चैलेंजेस है, तो वो शायद चाइना से हैं। अब चाइना का आप देखें, स्टेट ऑफ हॉर्मोज से 80% सप्लाई ऑयल की यहाँ से आती है। अब राइट। आपने देखा है कि उन्होंने चाइना का ईरान का से जहाजों का आना और जाना बंद कर दिया। मैं तो बल्कि ये कहूंगा, इंटरेस्टिंगली ये बात मैं करूंगा, कि अमेरिका को तो शायद इतनी बमबारी करने की जरूरत ही नहीं थी। ये काम हम्म। वो पहले कर लेते तो इकोनॉमिक वॉर का इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा होता था, इसको एक जो आपने मिलिट्रीली उसका इम्पैक्ट लेने की कोशिश की है। हम्म। अब ना ईरान से कोई जहाज आ सकता है, $500 मिलियन का डेली ईरान को लॉस होगा। तो ये आप नहीं समझते कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है। और इसके पीछे जब आप जाते हैं, तो वो तमाम ममालिक जो कि एक तो ईरान से ऑयल लेते हैं, और जो मिडिल ईस्ट से सप्लाई लेते हैं, खासतौर पे जो सऊदीया थे, कतर हम्म। थे और यूएई वगैरह थे, या बहरीन से, जिनकी सप्लाई चेन है वो बुरी तरह इफेक्ट हो रहे हैं। 5 साल के लिए कतर की जो एलएनजी है या उनकी जो सप्लाई लाइन है, वो राइट। 17% इफेक्ट कर गई है, और उसको 25 से 30 बिलियन डॉलर चाहिए, 5 साल चाहिए उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए। तो ये राइट। तो अब इससे, अब जब आप देखेंगे तो दुनिया में
अल्टीमेटली रिसेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, लोगों की बाइंग पावर जो है वो कम होगी। और ये जो टैरिफ की आप बातें सुनते हैं, हम टैरिफ लगाते हैं, तो जब टैरिफ आप लगाएंगे तो उससे जिस मुल्क से सामान ले रहे हैं उसमें तो कुछ इम्पैक्ट आना आना है, लेकिन जो आपकी अपनी आवाम है उसके लिए चीजें कितनी महंगी होगी। आज अमेरिका में गैस $4 से ऊपर चली गई है, वहां पे हर चीज बड़ी महंगी हो गई है, अंडे हम्म। जो है वो $15 से $20 के डजन हो गए हैं। तो ये सारी चीजें आपको ग्लोबली इम्पेक्ट करती जो है ना, इस चीज में नजर आ रही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है। अच्छा मुझे ये बताएं, एक बड़ा अहम सवाल है, और वो ये है कि ये सारा कुछ बज़ाहिर ईरान के खिलाफ लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कोशिश ये लग रही है कि चाइना को किसी तरह इकोनॉमिकली कैच किया जाए, उसकी जो सप्लाई लाइन है इस हवाले से, उसकी एक्सपोर्ट्स हैं, इनको किस तरह से रोका जाए या कहीं लिमिट किया जाए। तो आपके ख्याल में इससे पहले तो चाइना ने कभी किसी डायरेक्ट वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन अगर चाइना को वाकई ये थ्रेट फील होता है कि नहीं ये अब मामला बढ़ रहे हैं और इससे उनकी इकॉनमी बुरी तरह से डिस्टर्ब होने जाएगी, तो चाइना की तरफ से किस किस्म के इकदाम आप देखते हैं इस जंग के हवाले से या अदरवाइज? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि चाइना की सारी सप्लाई लाइन 80% इधर से आती है, और चाइना जो है वो ग्लोबली अपनी इकोनॉमिक वॉरफेयर को जो है ना दुनिया की हर जगह पे लेके जा रहा है। और ये आप वो अनस्टॉपेबल है एट द मोमेंट। अभी आप राइट। देखें कि उनकी जो ऑटो इंडस्ट्री है वो इतनी तेजी से प्रमोट हुई है कि उन्हें पूरी दुनिया में एक जाल बिछा दिया अपनी ऑटो इंडस्ट्री का। तो इस वक्त डेफिनेटली मैंने पहले भी आपसे ये कहा कि ये वॉर किसी तरह से भी मिलिट्री जो सेंटिक नहीं है, ये इकोनॉमिक सेंटिक वॉर चल रही है। हम्म। तो उसके पीछे बिल्कुल डेफिनेटली चाइना को इस तरह डिस्टरबेंस होगी, क्योंकि उसकी सप्लाई चेन जब मुतासर होगी हम्म। और उसकी जो डेली कंजप्शन है ऑयल की, अगर वो उसका प्रॉपरली तरसील नहीं होती, तो डेफिनेटली फिर चाइना को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो चाइना ने कभी भी किसी वॉर में इस तरह से इनिशिएटिव नहीं लिया, ना वो डायरेक्ट कभी उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट भी ली है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अब जो सिचुएशन सर हो रही है, इसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा अरसा तक शायद रेजिस्टेंस ना कर सके ईरान भी, क्योंकि जो माशी मामलात हैं और ख़ास तौर पे जो बेल हैं, वो देखिए वो बंद नहीं हो सकते, उन्हें हम्म। कंटिन्यूसली फ्लो करना होता है। और अगर वो कंटिन्यूसली फ्लो करती हैं तो उनकी फिर आपके पास जो है उसको स्टोरेज की कैपेसिटी भी इतनी नहीं होती, वो भी प्रॉब्लम आते हैं। तो चाइना इस वक्त डेफिनेटली अगर आप देखें तो वन ऑफ द इफेक्टिव पार्टी जरूर है। और वो जरूर इसके ऊपर देखिए भी सलामती कौंसिल में भी बातें हो रही हैं, और चाइना ने भी कहा है कि हम अपनी जो सॉवरेनिटी है जो उसके ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और हमारी अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो डेफिनेटली वो फिर पीसफुल कोई सोल्यूशन निकालेंगे, जैसे भी है। जैसे भी आपने देखा पाकिस्तान और टर्की और सऊदी अरब और मिस्र ने एक जब कॉन्फ्रेंस की आपस में और ये डिस्कशन हुआ, फिर हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए चाइना भी, उनका भी मशवरा लेने के लिए। तो ये बात है, तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त दिलान साहब कोई इतना बड़ा मसला है। मसला हम्म। अब इस वक्त जो है बड़ा आसानी से हल होने के करीब है, लेकिन कौन इसको हल नहीं कर रहा, ये चाइना है या अमेरिका है या ईरान है। लेकिन हम्म। थर्ड पार्टी जो इसके पीछे है वो है इसराइल। अब राइट। ये है कि इसराइल जो है वो नहीं चाहता कि इस खित्ते में किसी तरह भी अमन हो, जो कि मैं समझता हूँ। बाकी राइट। पाकिस्तान की एफर्ट आप देख लें कि बैक एंड फोर्थ 55,000 जो किलोमीटर का सफर किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने। और 3 दिन वो ईरान में रह के आए हैं, हर किस्म की देखे पाकिस्तान ने। जाहिर है हमें तो नहीं पता क्या बातें हुई होगी, लेकिन बात ये होती है कि मॉरल सपोर्ट होती है, मॉरल गारंटीज होती हैं, अंडरस्टैंडिंग की बात होती है कि ठीक है जी आप देखिए, इस हम्म। वक्त अगर दुनिया को किसी चीज की चाहिए जरूरत तो वो पीस है, अमन की जरूरत है। देखिए दुनिया ने जितना पैसा अपनी तबाही पे खर्च किया है, उसमें इतना उसमें उसका 100वां हिस्सा भी अमन के लिए दुनिया में खर्च नहीं हुआ। तो बिल्कुल ये सही, थर्ड बिल्कुल वर्ल्ड सही। वॉर के हम किनारे में खड़े हैं, और अब अगर ये बातें आगे बढ़ती हैं, जैसे कि आपने देखा पिछले दिनों मिडिल ईस्ट के साथ ईरान के काफी क्लैशेस हुए, काफी ज्यादा उधर भी मिसाइल गिरे, तो ये
मुसलमानों को तो आपस में बिल्कुल लड़ना ही नहीं चाहिए। और हम्म। खास तौर पे अब जो सिचुएशन आई है, इसमें मैं समझता हूँ कि तमाम ममालिक, खास तौर पे रशिया और चाइना और यूरोप और ये जो गल्फ कंट्रीज है, इनको राइट। एक हंगामी इजलास बनाना चाहिए, इसमें बैठ के बात करनी चाहिए और एक पीसफुल इसका सोल्यूशन निकाले। मुझे चाइना की तरफ से कोई किसी किस्म की मिलिट्री एग्रेशन नजर नहीं आ रहा किसी सूरत में भी। राइट, राइट। अच्छा, ये तो दिलचस्प होगा जैसे आपने कहा कि चाइना ने आज तक कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट इस तरह टेकअप नहीं किया, लेकिन बड़ा दिलचस्प होगा कि चाइना क्या इकदामात करता है अपने आप को इस ब्लॉकेट से बचाने के लिए। और ये बड़ा बड़ा मेरे लिए कम से कम बहुत इंटरेस्टिंग होगा, दुनिया के लिए होगा। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा नईम साहब ये है कि इस वक्त ज़ाहिर है पाकिस्तान एक सिफारती मौज पे भी बहुत सरगर्म है, और ख़ास तौर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और स्पेशली फील्ड मार्शल ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें काम किया है। लेकिन अभी तक ये जो मामला है कहीं रुके हुए हैं। तो आपको क्या लगता है अगले चंद दिनों में, चूंकि ये जो सीज फायर ये 15 दिनों के लिए एक्सटेंड किया गया है, यही कहा गया है ट्रम्प साहब की तरफ से आज। तो ये बताइए ये कब ये किस तरह से आपको लगता है कि कब तक ये मामला सेटल होंगे और हो भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे, या ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा? जी, फ्रैंकली स्पीकिंग, आप और मैं, हम कोई ऐसी पोजीशन में नहीं है कि कोई किसी किस्म की फोरकास्ट कर सके। राइट। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि ये अभी था कि इस हफ्ते में ये हो जाते, लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल कि नेक्स्ट वीक भी ये मसला इतनी आसानी से हल हो सके। क्योंकि देखें, एक तरफ पीस की बात हो रही है, एक तरफ लड़ाई की बात है। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही है। वो उनके जहाज राइट। पकड़ रहे हैं, वो उनके कई जहाज गुजर रहे हैं तो वो पकड़ रहे हैं। क्योंकि जब तक एक सीज फायर प्रॉपरली, बातों का भी नहीं होगा ना, अल्फाजों का सीज फायर भी होना जरूरी है। इस वक्त अगर आप देखें तो 13 मिलियन बैरल योमिया जो है मार्केट में खलल पड़ गया है सप्लाई चेन का। हम्म। इसमें दुनिया का 20% तेल और 25% गैस की सप्लाई कंप्रोमाइज हो गई है। राइट। लेकिन अगर 5 मिलियन बैरल रिफाइंड जो मसनूआत हैं, जो जो अदर देन पेट्रोल है जिसमें निकलती है, उनकी सप्लाई जो है हो गई है। और जो मिडिल ईस्ट की जो मैशियत है उसको $2 बिलियन का डेली लॉस हो रहा है। आप हम्म। सोचिए कि कितना बड़ा खतरा है। और 25 अरब, जैसे मैंने आपको बताया कि $25 बिलियन का इनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो गया है। अब आइए हम पाकिस्तान की बात करते हैं, जैसे आपने सवाल किया। हम्म। पाकिस्तान तो ड्यूल डेफिसिट में है इस वक्त, इसलिए कि एनर्जी इंपोर्ट हमारी जो है ना हैविली रिलाई ऑन इस हरमज के रूट पे है। और हमारी जो $60 जब ऑयल था तो हमारी $8-9 बिलियन जो है वो इंपोर्ट कॉस्ट थी। अब इस वक्त हम्म। हमारी $14 बिलियन से इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई है। तो ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा जो है ना इसका धचका लगे इकोनॉमिकली। हम्म। हायर फ्रेट हो गया है, इंश्योरेंस बढ़ गई है, इससे पाकिस्तान को मसला होगा। फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर, जैसे मैंने आपको बताया कि जब फर्टिलाइजर महंगा आएगा तो हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन महंगी होगी। तो राइट। आने वाले सालों में हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। हमारे हमारे जो बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें बैंक को सोचना पड़ेगा। लोकल इन्फ्लेशन हमारा बढ़ेगा। फूड हम्म। इन्फ्लेशन का रिस्क हमारा बढ़ता जा रहा है। एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक हमारे महंगी हो रहे हैं और स्लो हो रहे हैं। और हमारी इंडस्ट्री पे इसका बहुत ज्यादा असर इसलिए पड़ेगा कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट बेस है, इंपोर्ट पे डिपेंड करती है। जैसे कि एनर्जी हम इंपोर्ट करते हैं, उसके अलावा बहुत सारा रॉ मटेरियल जो है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जिससे हम वैल्यू एडिशन, हमारी कॉटन जैसी है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसका केमिकल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, डाई बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, मशीनरी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम उसको वैल्यू एड करके एक्सपोर्ट करते हैं। अब जब हमारी इंपोर्ट ही रुक जाएगी तो हमें एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी हमारी कम होगी। बिल्कुल अभी सही हम देखें फरमाया आपने हमारी नहीं लार्ज साहब। स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है काफी डाउन है, हमारी एक्सपोर्ट इस वक्त पिछले साल के मुकाबले में डाउन है। तो ये सारे इश्यूज हैं जो हमें ड्यूल डेफिसिट की तरफ लेके जा रहे हैं। और इसके ऊपर हम शायद कोई भी मुल्क, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई भी और कंट्री हो, वो बहुत ज्यादा इसको सस्टेन नहीं कर सकता। ये पूरी दुनिया का ग्लोबल इम्पैक्ट जो है बहुत ज्यादा, मतलब $multi-trillion में दुनिया को अफेक्ट करेगी। और कम से कम दुनिया को 4 से 5 साल लगेंगे इस जंग के असरात को, माशी असरात को खत्म करने में और इसका असर बर्दाश्त करने में। बिल्कुल सही फरमाया नईम साहब आपने। और ये बेसिकली वही है कि वो भी उस सूरत में जंग अगर अभी रुक जाए और दुनिया होश के नाखुन ले, तो उस सूरत में शायद ये अगले 5-7 साल में ये मामला थोड़े रिटेन कर लें, हम वापस आ जाएं।
इकोनॉमिकली दुनिया में। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक बहुत बड़े टर्मोइल का शिकार है। मैं आखिरी सिंपल सी बात करता जाऊं कि एक BYD एक कंपनी है, उसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दुनिया को compete कैसे किया। उन्होंने जो उसके अंदर बैटरीज तक हैं, ये उसका इंटरनल जितना जो जितने उसके पार्ट्स हैं वो लोकली मैन्युफैक्चर करना शुरू किए। तो बेसिकली कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी, बाकी मुल्कों में को भी सोचना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स पे भरोसा करके आप कहीं ना कहीं लिमिट हो जाते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और हमें मेरे ख्याल इस तरफ, इस डायरेक्शन में अब काम शुरू कर देना चाहिए कि हम अपनी इकोनॉमी पे एक डिफरेंट पॉलिसी बनाएं। और चूंकि हम एक रिसोर्स रिच कंट्री हैं, हम लैंड, एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास है, हमारे पास इंडस्ट्री लग सकती है, हमारे पास सी है जिससे एक्सपोर्ट हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अलग अलग वसाइल दिए हैं। तो हम इस डायरेक्शन में अब सोचना शुरू कर दें। और बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और हमें एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव समझने का मौका मिला, इकोनॉमिकली भी और जियोपॉलिटिकली भी। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस डीलॉग को खत्म करने से पहले आपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को प्रेस करना है, ताकि हमारे तबसरे, तज्जिए और वीलॉग्स टाइमली आप तक पहुंचते रहें। आपका बहुत शुक्रिया।